everyone and welcome to the channel Rainbow Classes. So student, today in this video we are going to start a new chapter. क्या पढ़ेंगे आज हम? न्यू चैप्टर पढ़ेंगे. न्यू चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? महाजनपद. क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? महाजनपद पढ़ेंगे हम. 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो स्थिति थी, क्या पढ़ेंगे हम? देखिए एक बार. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट 6ठी जो शताब्दी थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो राजनीतिक स्थिति थी भारत की, राजनीतिक स्थिति थी. इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट बौद्धिज्म और जैनिज्म में हमने डिस्कस किया. इसके साथ साथ हमने शैव धर्म, भागवत धर्म के बारे में डिस्कस किया. यदि आपको इस बारे में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर जा करके इसको देख सकते हैं. 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक स्थिति क्या थी इसके बारे में पढ़ेंगे. तो पढ़ेंगे इसके बाद 16 महाजनपदों के बारे में. किसके बारे में? 16 महाजनपद जो प्रमुख थे उनके बारे में स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे. तो 16 जनपद वो कौन कौन से थे देखिए एक बार. देखिए हम जनपद की बात करें तो कौन से जनपद कहाँ पर स्थित था, किस दिशा में स्थित था, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है. तो पहला क्या है? कंबोज. दूसरा क्या है? गांधार, कुरु, मत्स्य, शूरसेन, पंचाल, वत्स, अवंती, चेदी, अस्मक और काशी और अंग, मगध, वज्जी, कौशल, मल. ठीक है. ये क्या है? 16 स्टूडेंट महाजनपद थे. 16 महाजनपदों में जो थे कौन कौन शासक थे और किस किस टाइम तक इन्होंने जो है राज किया और किस तरह की राजनीतिक स्थिति थी उस टाइम पर, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. तो चलते हैं इस चैप्टर को हम आगे डिस्कस करते हैं. तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम. रुक जाइए एक बार, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ. देखिए एक बार. देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है राजनीतिक स्थिति जो थी भारत की वो क्या थी उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो देखिए टॉपिक पे हम आते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर बातें कही गई हैं, तो समझते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 1 की यदि बात की जाए तो लिखा हुआ है कि वत्स जनपद. क्या स्टूडेंट? वत्स जनपद की राजधानी जो है कहाँ थी? पहला क्या है? विराटनगर. बी में लिखा हुआ है शक्तिमती और सी में लिखा है इंद्रप्रस्थ और डी में क्या लिखा है? कौशाम्बी. तो लिखा हुआ है कि वत्स जनपद. अभी हमने पढ़ा था वत्स जनपद था उसके अंदर. तो वत्स जनपद की बात की जाए तो वो उसका राइट आंसर की बात की तो वो क्या है? कौशाम्बी. वत्स जनपद की राजधानी पूछेगी, वत्स जनपद की कैपिटल पूछेगी तो वो क्या है स्टूडेंट? कौशाम्बी. क्या स्टूडेंट? कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी जो है स्टूडेंट, कौशाम्बी क्या है? वत्स जनपद की क्या है स्टूडेंट? कैपिटल है. ओके. वत्स जनपद में आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र आता है और आपको पता होगा आधुनिक इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम जो है 2022 की बात की जाए तो वो क्या है? प्रयागराज. इलाहाबाद का नाम क्या है दूसरा? रुक जाइए एक बार, पेन सही नहीं चल रहा है. ओहो, रुक जाइए. प्रयागराज. क्या है स्टूडेंट? इलाहाबाद का नाम आपको पता ही है, प्रयागराज. क्या हो रहा है ये? इलाहाबाद का नाम आपको पता है, प्रयागराज. ठीक है. इसमें इतना तो कोई इतनी टिपिकल बात नहीं है. ओके. इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज है, जिसकी राजधानी जो है कौशाम्बी थी उस टाइम पर. क्या थी स्टूडेंट? कौशाम्बी थी. बुद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश का जो है शासन था. यहाँ का शासक जो था वो कौन था? उदयन. ये इंपॉर्टेंट है, उदयन. वहाँ का शासक जो था वो कौन था स्टूडेंट? उदयन था. कौन था? उदयन. दोबारा पढ़ लेंगे. वत्स जनपद में आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी जो थी वो क्या थी? कौशाम्बी थी. और क्या बोलते हैं लिखा हुआ बौद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का जो है शासन था. यहाँ का जो शासक था वो कौन था स्टूडेंट? उदयन था. ठीक है. आगे फैक्ट पर चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भास के अनुसार उदयन का भी जो विवाह है मगध के राजा दर्शक की बहन अजातशत्रु की पुत्री. अजातशत्रु के जो पापा थे वो कौन थे? बिंबिसार. कौन थे स्टूडेंट? बिंबिसार को ही मौत की घाट उतार करके ही अजातशत्रु ने जो इनकी शासन गद्दी संभाल ली थी. तो अजातशत्रु की बहन के साथ किस किस विवाह हुआ था? तो उदयन का विवाह हुआ था. उदयन का शासन कहाँ पे था स्टूडेंट? कौशाम्बी में था उस टाइम पर. कौशाम्बी कहाँ की कैपिटल थी? तो इलाहाबाद की कैपिटल थी. और यहाँ पे लिखा कि उदयन का विवाह जो हुआ अजातशत्रु की पुत्री से हुआ. राजा दर्शक की बहन अजातशत्रु की पुत्री. ठीक है. पद्मावती के साथ हुआ था. इनका नाम क्या था? अजातशत्रु की क्या थी? पुत्री थी. उनका नाम क्या था? पद्मावती. आगे लिखा हुआ उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था. तो बौद्ध
धर्म की जो एजुकेशन दी थी वो किसने दी थी? बौद्ध धर्म की जो शिक्षा उदयन को दी थी तो वो किसने दी थी स्टूडेंट? वो दी थी भिक्षु पिंडोला ने। किसने दी थी स्टूडेंट? भिक्षु पिंडोला ने जो है बौद्ध मत में दीक्षित किया था। किसको किया था स्टूडेंट? उदयन को। उदयन का जो शासन था वो कहाँ पर था स्टूडेंट? कौशाम्बी, जिसका नाम क्या था उस टाइम पे? इलाहाबाद। वर्तमान समय में प्रयागराज है। ओके। 16 महाजनपदों में जो असमक है, क्या है स्टूडेंट? असमक एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। एक बार मैं आपको क्या करती हूँ, इमेजेस दिखा देती हूँ जिससे कि आपको रिकॉल हो जाएगा माइंड के अंदर दोबारा से। 16 जनपदों में असमक असमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। सिर्फ लास्ट था वो। ओके, तो देखिए एक बार आते हैं अपने उस, देखिए असमक ये रहा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है असमक। देखिए एक बार ये दिखाया जा रहा है आपको, क्या है, क्या है, गोदावरी नदी के पास है। इसके साथ साथ क्या है, दक्षिण में पड़ने वाला एकमात्र अकेला क्या है, महाजनपद है। ओके, कौन सा? असमक। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं अपने टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। देखिए 2 में क्या कहा गया है। 2 में देखिए एक बार 2 क्वेश्चन की बात करें। उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र महाजनपद की स्थापना लगभग कब हुई थी? उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र जिसे कहा गया महाजनपद की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 900 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। तो मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था 600 शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद भारत की राजनीति स्थिति थी। तो राइट आंसर आपके सामने है 600 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथ जो था अंगुत्तर निकाय, एक बार मैं जूम कर लेती हूँ, आपको प्रॉब्लम होगी वरना पढ़ने में। रुक जाइए, जूम कर लेती हूँ। देखिए, हाँ देखिए एक बार कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, देखिए एक बार, रुक जाइए एक बार, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार हैं। पहला क्या? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन। असमक जो है साउथ का है। अवंती, गांधार, कंबोज, ये सब क्या है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म के जो अंगुत्तर निकाय था, बौद्ध धर्म का क्या था स्टूडेंट? बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय था, सिर्फ अंगुत्तर निकाय में ही नहीं बल्कि भगवती सूत्र जो किससे रिलेटेड थे, जैनिज्म से रिलेटेड था, उसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो 16 जनपद हमें याद रख लेना है। आएंगे दोबारा टॉपिक पर कि देखिए सबसे पहला कौन सा? अंग, मगध, कोशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, असमक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये क्या है? हमारे 16 महाजनपद हैं। और जैन धर्म की बात की जाए तो भगवती सूत्र, और बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ था, जो बौद्धिज्म का इपिक था, उसके अंदर क्या था? अंगुत्तर निकाय। तो इन दोनों में ही जो 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। ओके, तो ये क्या अपने में एक ऑथेंटिक चीज़ है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद जो है राजस्थान में था? पहला ऑप्शन दिया है कंबोज, बी में दिया हुआ अवंती, सी में दिया पंचाल और डी में क्या दिया है? मत्स्य। तो बात की जाए कि प्राचीन जनपद जो राजस्थान में स्थित है उसकी बात की गई है। तो राइट आंसर क्या है इसका? अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था इलाहाबाद के बारे में। इलाहाबाद में था कौशाम्बी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है किसके बारे में? मत्स्य के बारे में। ये जो है उस टाइम पर 16 महाजनपद थे, तो आज भी वो महाजनपद कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट के अंदर क्या है? सम्मिलित हैं, शामिल हैं। तो उनके प्राचीन जो नाम है उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। वर्तमान समय के राजस्थान में स्थित है। तो मत्स्य क्या राजस्थान में स्थित है? कौन से जनपद में? राजस्थान में। ठीक है, मत्स्य जनपद आधुनिक जयपुर जिसका जो राजस्थान में स्थित है के आसपास का ही स्थान है। विराट नामक संस्थापक के नाम पर ही इसकी राजधानी जो है विराटनगर थी। मत्स्य को जो राजधानी थी स्टूडेंट क्या थी? अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्टूडेंट वत्स जनपद की जो राजधानी थी हमने पढ़ी थी कौशाम्बी। मैं आपको एक पेज पर या फिर मैं इन सभी की कैपिटल आपको जो 16 महाजनपद हैं स्टूडेंट, 16
महाजनपद, 16 महाजनपद जो है उनकी कैपिटल सहित मैं आपको क्या करूँगी, रिवाइज करवाऊँगी, आपको लर्न करवाऊँगी, चाहे मैं एक वीडियो इसके लिए अलग ही क्यों ना बनाऊँ 16 महाजनपदों की कैपिटल के साथ। तो हम अगर बात करें पहले की, अगर हम अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था वत्स के बारे में, तो अभी हम साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे, कोशिश करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, वत्स के बारे में, वत्स। तो वत्स की जो कैपिटल हमने अभी पढ़ी थी उसका नाम क्या था, कौशाम्बी, कौशाम्बी। क्या पढ़ा था हमने स्टूडेंट, कौशाम्बी हमने पढ़ा था स्टूडेंट। ओके, दूसरी की यदि बात की जाए तो हमने क्या पढ़ा, मत्स्य। क्या पढ़ा था स्टूडेंट, मत्स्य, मत्स्य। क्या पढ़ा हमने स्टूडेंट, मत्स्य पढ़ा। तो मत्स्य की जो राजधानी थी स्टूडेंट, तो वो क्या थी, विराटनगर। क्या थी स्टूडेंट, विराटनगर। ओके, एक बार और देख लेंगे। देखिए, मत्स्य जो है स्टूडेंट कौशाम्बी की कैपिटल है मत्स्य। वर्तमान समय में जो कौशाम्बी जो कहाँ पर स्टूडेंट स्थित है, इलाहाबाद। मैं यहाँ पे हल्का सा लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इलाहाबाद में। ओके, इलाहाबाद में क्या है, कौशाम्बी जो जिसकी राजधानी वत्स की जो कैपिटल थी, तो इलाहाबाद में स्थित है। बात करें यदि मत्स्य की, तो मत्स्य की जो कैपिटल है वो क्या है स्टूडेंट, विराटनगर है। तो विराटनगर वर्तमान समय के कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में एक और जगह है, क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, जयपुर। बहुत ही फेमस है, पिंक सिटी बोला करते हैं इसको। ओके, जयपुर। तो देख लीजिए एक बार और थर्ड बार मैं डिस्कस करवा लेती हूँ। देखिए, हमने क्या पढ़ा अभी, वत्स। क्या पढ़ा स्टूडेंट, हमने पढ़ा वत्स। वत्स की जो कैपिटल है वो क्या है, कौशाम्बी। कौशाम्बी की यदि बात की जाए तो कौशाम्बी वर्तमान समय के में कहाँ पर है, इलाहाबाद जनपद में स्थित है। इलाहाबाद में स्थित है। बात की जाए उसके बाद मत्स्य की, तो मत्स्य जो है स्टूडेंट, मत्स्य की जो कैपिटल है वो कौन सी है स्टूडेंट, विराटनगर। क्या है, विराटनगर। विराटनगर, और विराटनगर जो स्थित है वो स्टूडेंट कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। ओके, तो राजस्थान क्या है, भारत का पश्चिमी एरिया, वहाँ पर स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, थर्ड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट उसकी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए इसके बारे में, कौटिल्य ने कम्बोजों को वर्ताशास्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। कौटिल्य ने कम्बोजों को क्या कहा है स्टूडेंट, वर्ताशस्त्रोपजीवी का है। ओके, ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। कई बार इस तरह के टिपिकल नाम जो होते हैं एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पेपर में ज़रूर रख देते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। वस्त्राशास्त्रोपजीवी, वस्त्राशास्त्रोपजीवी। ओके, ये कौटिल्य ने किसको कहा, कम्बोजों कहा। तो किस लिए कहा था, क्योंकि वो कृषि और पशुपालन और वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वालों को क्या कहा इन्होंने, वस्त्राशास्त्रोपजीवी। बौद्ध पुरोहित जिसको कहा गया था, हमने पढ़ा था महाकात्यायन, जो हमने पढ़ा था इसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, कि गौतम बुद्ध जो थे अपनी धर्म के उपदेश के लिए वो नहीं गए थे, हमने पढ़ा था ना इसके बारे में। तो महाकात्यायन को उन्होंने भेजा था लास्ट टाइम पर। ठीक है, तो महाकात्यायन के हमने बारे में पढ़ा था। बुद्ध पुरोहित महाकात्यायन के प्रभाव से अवंती का राजा चंडा प्रद्योत जो है बौद्ध बन गया था, क्योंकि चंड प्रद्योत ने ही अवंती में ही किसको बनाया था, गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ की बात की जाए तो उनको बुलाया था। लेकिन सिद्धार्थ की हालत जो गौतम बुद्ध की जो हालत है वो इतनी ज़्यादा फिजिकली वो इतनी ज़्यादा हेल्थी नहीं थी, इसकी वजह से वो वहाँ पर कहाँ अवंती में नहीं जा पाए। तो फिर उन्होंने अपने जो शिष्य थे एक, उनका नाम मैंने आपको पढ़ाया था महाकात्यायन, आपको ध्यान हो तो प्रीवियस वीडियो में यदि आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, महाकात्यायन को भेजा था। तो वहाँ का शासक जो था, वहाँ का राजा जो था उसका नाम था चंड प्रद्योत, जो अवंती का राजा था। वो भी क्या हुआ था, उसने बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया था। क्या कर लिया था स्टूडेंट, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कन्याकुब्ज का प्रसिद्ध नगर क्या नाम था, पांचाल। बहुत ही फेमस ये पांचाल है, महाजनपद में ही स्थित था।
कन्याकुब्ज का प्रसिद्ध नगर जो है क्या है, पांचाल। ये भी 16 महाजनपदों में ये सम्मिलित था। सूची 1 को इन्होंने सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है सूरसेन, गांधार, कौशल और वैशाली। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है स्टूडेंट, तो अभी हमने किसके बारे में, किसी के बारे में नहीं पढ़ा। इससे पहले हमने जो पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था स्टूडेंट, वत्स के बारे में पढ़ा था। वत्स की कैपिटल क्या पढ़ी थी हमने, कौशाम्बी, जो वर्तमान में कहाँ पे स्टूडेंट, कौशाम्बी, जो वर्तमान में स्टूडेंट कहाँ पे, इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद में। ठीक है, बस उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, मत्स्य। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, मत्स्य। इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, विराटनगर, विराटनगर। और जो विराटनगर, ये मत्स्य की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है स्टूडेंट, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में एक जगह, इसका नाम क्या है, पिंक सिटी जिसको कहा जाता है, जयपुर। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 4 पर समझते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया है, राइट आंसर पे आते हैं इसके, कि इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या है। तो राइट आंसर इसका जो है वो क्या है, देखिए एक बार, इसमें कहा गया है राइट आंसर इसका जो है सी है स्टूडेंट। क्या इसका राइट आंसर स्टूडेंट है, सी। क्या स्टूडेंट, सी जो इसका राइट आंसर है, यानी कि पहले का सेकंड। सूरसेन जो है मथुरा से रिलेटेड है, जबकि गांधार जो है तक्षशिला से रिलेटेड है। ठीक है, और बात की जाए कौशल की, तो ये अयोध्या से रिलेटेड है, और वैशाली जो है वज्जी से रिलेटेड है। ओके, ये ध्यान रख लेंगे आप। सूरसेन ने कहाँ पर अपना शासन किया था, तो किया था मथुरा में। गांधार ने तक्षशिला में, कौशल में जो कौशल जो है अयोध्या में, और वैशाली जो है वज्जी से। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 की, देखेंगे एक बार एक्सप्लेनेशन को। क्या कहा गया है कि बुद्ध काल में सूरसेन का राजा जो था अवंती पुत्र था। बुद्ध काल में सूरसेन का जो राजा था वो कौन था, अवंती पुत्र था। अंग महाजनपद की जो राजधानी वो थी, वो क्या थी, चंपा थी। और इस नगर का वास्तुकार जो था महागोविंद था। चंपा का जो आर्किटेक्चर जिसे बोलते हैं, तो वो कौन था, महागोविंद। कौन था स्टूडेंट, महागोविंद ने ही इसको जो है क्या किया था, इसको डिज़ाइन किया था, इसको स्टूडेंट चंपा को। ये भी क्या है, 16 महाजनपदों का है ये एक जनपद है, महाजनपद है। ओके, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। प्राचीन काल में विद्या और व्यापार का जो है ये क्या थी, प्रसिद्ध केंद्र थी। एक बार आते हैं दोबारा से और समझते हैं कि सूरसेन जो है मथुरा से रिलेटेड है, और गांधार तक्षशिला से, कौशल अयोध्या जिसका नाम श्रावस्ती भी है, और वैशाली जो है वज्जी संघ से रिलेटेड है। बुद्ध काल में सूरसेन का राजा जो था वो कौन था, अवंती पुत्र था। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी स्टूडेंट, चंपा थी। और इस नगर को डिज़ाइन किसने किया था, महागोविंद ने किया था। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वत्स, और क्या पढ़ा हमने, मत्स्य, मत्स्य। और 4 में इन्होंने क्या दिया हुआ है, अंग। ठीक है, तो इनकी कैपिटल की बात की जाए तो हमने क्या पढ़ा था, वत्स की जो कैपिटल है, इससे बनाती है वत्स। ठीक है, वत्स से ये। ओके, वत्स की कैपिटल हमने क्या पढ़ी थी स्टूडेंट, कौशाम्बी। क्या पढ़ी थी स्टूडेंट हमने, कौशाम्बी, कौशाम्बी पढ़ी थी। और मत्स्य की बात की जाए तो हमने क्या पढ़ी थी, विराटनगर, विराटनगर। क्या पढ़ी थी हमने स्टूडेंट, विराटनगर। और यदि अंग की बात की जाए तो अंग की जो राजधानी वो है क्या, चंपा। 16 महाजनपदों में ये स्टूडेंट कितने नाम में हैं, 3 नाम है हमारे बचते हैं। 13 नाम हमारे और बचते हैं, तो हम उनको भी ऐसे ही सीक्वेंस में जो है साथ के साथ ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर वही चीज़ दे दी है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं एक बार और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक बार,
ये कह रहे हैं कि सूची 1 को जो है हमें क्या करना है, मैच करना है। सूची 1 को जो है आगे क्या करना है, मैच करना। तो अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में, अभी हमने पढ़ा था वत्स के बारे में। किसके बारे में, तो वत्स को देखें हम। वत्स का जो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, कौशाम्बी। मैंने अभी आपको याद करवाया वत्स को, कौशाम्बी। इसके बाद हम अगर अपने ऑप्शन पे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या है एक बार, यानी कि सी का पहला। सी का पहले पे अगर आते हैं तो देखिए सी का पहला कहाँ है। सी का पहला 2 जगह पर है, डी में और बी में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है, डी। क्या है इसका राइट आंसर, डी है। देखिए इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, डी। डी राइट आंसर है। तो देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था वत्स। वत्स की जो कैपिटल है वो मैंने आपको पढ़ाई थी कौशाम्बी। और कौशल की जो राजधानी कैपिटल है वो क्या है, अयोध्या, जिसको श्रावस्ती भी कहा है। और कुरु जिसको कहा है कुरु, इसकी कैपिटल क्या है, देखिए एक बार। कुरु की जो कैपिटल वो क्या है, इंद्रप्रस्थ। कुरु की जो कैपिटल है वो क्या है स्टूडेंट, इंद्रप्रस्थ है। कुरु की जो कैपिटल वो क्या है, इंद्रप्रस्थ। और कौशल की जो है अयोध्या। ठीक है, वत्स की जो कैपिटल स्टूडेंट क्या है, कौशाम्बी। और मगध की क्या है, राजगीर है, जिसको कहा गया था ग्रीवरेज। ठीक है, ग्रीवरेज। हमने पढ़ा था राजगीर की सप्तकर्णी गुफा, पढ़ी थी ना हमने, तो बहुत दिन से पढ़ी थी हमने। अगर आपको देखना था उसके बारे में प्रीवियस वीडियो मेरी पढ़ी, उसमें देख सकते हैं आप। बुद्ध काल में सबसे बड़ा शक्तिशाली जो था वो कौन था, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। मैंने आपको पढ़ाया था बुद्ध काल में सबसे बड़ा जो शक्तिशाली गणराज्य था, लिच्छवियों की राजधानी जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली जो कौन था, वैशाली ही था। और लिच्छवियों को राजधानी किसे कहा जाता है, वैशाली को ही कहा जाता है। बुद्धकालीन चार शक्तिशाली राजतंत्र जो है, पहला क्या, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र हैं, पहला क्या है, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। 4 ये क्या हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल एरियाज हैं। बुद्ध के समय 10 जो थे गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के तथा 2 मल के अंतर्गत आते हैं। जूम कर देती में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बस अब देखिए एक बार दोबारा समझाती हूँ। देखिए एक बार, पहला क्या है हमारा, हमें सूची जो हमारे जनपद है उनको हमें राजधानी कैपिटल से हमें क्या करना, मैच करना। कुरु को किस में मैच करना है स्टूडेंट, इंद्रप्रस्थ में। कौशल को अयोध्या में। वत्स की बात की जाए तो कौशाम्बी। मगध की बात की जाए तो राजगीर, ग्रीवरेज। ठीक है, बुद्ध काल में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो एरिया था वो कौन सा, वैशाली था। और लिच्छवियों की जो कैपिटल है वो वैशाली को ही माना गया है। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली जो राजतंत्र हैं वो पहला कौन सा, कौशल, दूसरा है मगध, उसके बाद में वत्स, उसके बाद में क्या है, अवंती। तो ये क्या है, 4 जो हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल एरियाज़ हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल एरियाज़। देखिए एक बार कौन कौन से हैं, दोबारा बता देती हूँ, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में, हमने पढ़ा था कि वत्स की राजधानी क्या थी स्टूडेंट, वत्स की जो कैपिटल थी हमने क्या पढ़ी, कौशाम्बी, जैसे कि आपको नजर कौशाम्बी। और कौशल की राजधानी कैपिटल क्या है स्टूडेंट, अयोध्या, जैसे हमने बोला श्रावस्ती। उसके बाद में बात की जाए जिसके बारे में, अवंती के, तो अवंती के बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, आते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं अवंती के बारे में भी आगे लाइन में पढ़ेंगे। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के और 2 मल के अंतर्गत आते थे। 10 गणतंत्र मल किसके, बुद्ध के टाइम में, बौद्धिस्ट के टाइम में। आगे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन आगे कौन सा है, इसको समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं और देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है स्टूडेंट सुमेलित नहीं है। तो पहले क्या लिखा हो, कौशल हमने पढ़ा था इसके बारे में। कौशल को हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, श्रावस्ती पढ़ा था। इसके बाद में इसका एक और नाम है अयोध्या। क्या नाम है, अयोध्या।
अयोध्या मैंने शॉर्ट में दिया, ठीक है। अयोध्या, उसके बाद दूसरे में क्या है, अंग जिसका नाम है चंपा, अभी मैंने पढ़ा था। चेदी जिसका नाम है कपिल्य। उसके बाद है मत्स्य, इसका विराटनगर, मैंने आपको पढ़ाया था, ये विराटनगर पढ़ाया मैंने आपको, ठीक। अंग भी मैंने आपको पढ़ाया और यही पढ़ाया। तो बी, ए और डी जो है राइट आंसर है। रॉन्ग आंसर इसमें पूछा गया, तो रॉन्ग आंसर क्या स्टूडेंट, सी। तो राइट आंसर क्या स्टूडेंट, सी। अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन को समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए, आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके सीमावर्ती भागों में प्राचीन काल का चेदी एक महाजनपद स्थित है। कहाँ पर, बुंदेलखंड में बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बुंदेलखंड में। और जबकि कपिल्य जो स्टूडेंट, ये फर्रुखाबाद जिले, ये हमारा गांव ही पड़ता है, उधर की एरिया में पड़ता है कपिल्य। तो ये किसी भी तरीके से इसका मैच नहीं, तो इसलिए रॉन्ग आंसर हो गया। ओके, इसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इसकी राजधानी जो है सोथिवर्ती है, जिसकी पहचान महाभारत के शुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। कहाँ का स्टूडेंट, किसकी बात हो रही है, चेदी की बात हो रही है कि चेदी का जो शासक था वो कौन था, शिशुपाल था। चेदू जो जगह थी, महाजनपद जो था स्टूडेंट, वो कहाँ था, बुंदेलखंड में स्थित था। और जिसका वध जो है कृष्ण के द्वारा किया गया था। किसका, शिशुपाल का जो वध किया गया था कृष्ण के द्वारा किया गया था। काम्पिल्य जगह देखिए फर्रुखाबाद, ये हमारा गाँव है फर्रुखाबाद स्थित। ये जो एरिया है फर्रुखाबाद के दक्षिण जो का जो एरिया, फर्रुखाबाद का दक्षिणी एरिया जो है, साउथ का जो एरिया, वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है पंचाल। पंचाल की जो कैपिटल है वो क्या है, कम्पिल्य। पांचाल की जो कैपिटल है वो क्या है स्टूडेंट, पांचाल। चाल की कैपिटल वो जो है वो क्या है, कम्पिल्य। कामपिल्य, ओके। तो वर्तमान समय देखा है तो उसे कम्पिल नाम के से बोलते होंगे लोग बाग, ओके। बोलते होंगे नहीं, बल्कि वर्तमान समय में लोग बाग जो है ना उसको कम्पिल बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बुक में पढ़ा, उसका नाम कामपिल्य है, तो हम कामपिल्य पढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान समय देखा है तो लोग बाग साधारण भाषा में, वहाँ की जो जिसको क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, वहाँ पर उसको कम्पिल बोला जाता है, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, रुक जाइए मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेनेशन करवा देती हूँ, आपको ध्यान रहेगा। देखिए हमने कौशल को पढ़ा था, कौशल की जो कैपिटल है वो क्या है, श्रावस्ती है। अंग की जो स्टूडेंट है वो क्या है, चंपा है। मत्स्य की मैंने आपको पढ़ाया था विराट, इसके साथ मैंने आपको पढ़ाया था वत्स। वत्स की जो कैपिटल थी वो कौशाम्बी थी, ठीक है। वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी, मत्स्य की जो विराटनगर, और अंग की चंपा और कौशल की श्रावस्ती। और चेदी जो है, चेदी की जो कैपिटल है, चेदी की जो कैपिटल यहाँ पे बताई गई है वो बताई है सेथिवर्ती। सेथिवर्ती जो है किसकी, चेदी की कैपिटल है। और जो है जिसकी पहचान जो महाभारत के शुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक था कौन सा, शिशुपाल। चेदी का शासक कौन था स्टूडेंट, वो था शिशुपाल। और इसका जो वध है वो किसके द्वारा किया गया था, चेदी का जो चेदी नामक जगह पर जो शासक था उसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल का जो वध किया गया था स्टूडेंट वो कृष्ण के द्वारा किया गया था। और कम्पिल्य जो जगह स्टूडेंट वो फर्रुखाबाद के दक्षिण में स्थित है। और अब ये जो है दक्षिण में काम्पिल्य जो है पांचाल की जो है कैपिटल है, ओके। तो इसलिए हमारा चेदी जो है स्टूडेंट रॉन्ग आंसर है, उसमें रॉन्ग ही पूछा गया था, उसको राइट कहेंगे। 6 का जो है सी जो है राइट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि अजात शत्रु का राजा, क्या कह रहे हैं, अजात शत्रु राजा था, तो कहाँ का राजा था, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है जो शत्रु कहाँ का राजा था, पहले लिखा हुआ अंग। और बी की बात की लिखी हुई कौशल, कौशल का हमने पढ़ा था श्रावस्ती या फिर अयोध्या की कैपिटल है। उसके बाद में लिखा हुआ विधेय, और डी में लिखा इनमें से कोई भी नहीं। तो यदि इसकी बात की जाए जो शत्रु का राजा था तो कहाँ का था, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अजात शत्रु जो था स्टूडेंट वो राजा कहाँ का था, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान हो तो मगध पढ़ाया था मैंने आपको। तो अजात शत्रु मगध का राजा था और वो बिंबिसार का जो था क्या था, पुत्र था। क्या था स्टूडेंट, बिंबिसार का पुत्र था। और इन्होंने जो है
क्या बोलते हैं, अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु करने के बाद ही शासन सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली थी। इन्होंने बहुत गलत कार्य किया था। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट होता है, चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए एक बार इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन को, 7 के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन को लिखा है, अजातशत्रु मगध का राजा था। ये हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। हर्यक वंश, इसको पितृ हर्यक वंश भी कहा जाता है। क्यों? इस वंश में जितने भी शासक, उन्होंने अपने पिताओं की हत्या करके ही जो है शासन सत्ता अपने हाथों में सौंपी थी, अपने हाथों में ली थी। तो इसको पितृ हर्यक वंश भी कहा जाता है या फिर हर्यक वंश भी कहा जाता है। संस्थापक बिंबिसार का जो है ये पुत्र था, इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। जो अजातशत्रु थे उनके जो बेटे थे वो कौन थे? उदयन। सबसे पहले कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार के बेटे कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु के जो बेटे थे वो कौन थे? उदयन। तो इन तीनों ने ही क्या करा था, एक दूसरे को मार कर अपने फादर को मौत के घाट सुला करके उन्होंने क्या करा था कि शासन सत्ता अपने हाथों में संभाली थी, बहुत बेकार तरीके से। तो इसलिए इसको जो है पितृ हर्यक वंश भी कहा जाता है। पितृ, देखिए एक बार क्या जाता है, पितृ हर्यक, पितृ हर्यक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या की थी? पितृ की हत्या की थी, इसलिए इसको पितृ हर्यक वंश भी कहा जाता है। ओके, बिंबिसार ने किसको? अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा। बिंबिसार के बेटे बिंबिसार अजातशत्रु को जो है मारा था, उनके बेटे उदयन ने, और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा था। ओके, तो इसलिए इसको कहा जाता है पितृ हर्यक वंश भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, समझते हैं। अजातशत्रु ने काशी तथा वज्जी संघों को एक लंबे संघर्ष के बाद जो है मगध साम्राज्य में क्या किया था? मिला लिया था। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त हुई थी। किसको? बुद्ध को महापरिनिर्वाण, यानी कि उनका जो शरीर था। देखिए महापरिनिर्वाण को समझेंगे एक बार। महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण को समझेंगे। महापरिनिर्वाण मीन्स क्या था कि उनका जो जीवन जो था गौतम बुद्ध का जो जीवन था वो मृत्यु चक्र से मुक्त हो गया था। क्या हुआ था? मृत्यु चक्र से क्या हो गया था? मुक्त हो गया था। किसका जीवन? गौतम बुद्ध का, जिनका नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम इसके सासन को तथागत, और इनको कैवल्य भी कहा गया था और बुद्ध भी कहा गया था। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनको कहा गया महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि मृत्यु चक्र से जो है जीवन को क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। आगे देखेंगे इसको, आगे एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है। और हमने पढ़ाया था महाभिनिष्क्रमण, जब ये ज्ञान की खोज के लिए घर से निकल चुके थे 30 वर्ष की आयु में, तब इनको घर से बाहर निकलने को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ओके, आगे देखो लिखा हुआ है बुद्ध के अवशेषों पर। क्या लिखा है स्टूडेंट? देखिए एक बार, बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण भी करवाया था। अजातशत्रु ने जिनके अवशेषों पर राजगृह में एक स्तूप भी बनाया, जो वर्तमान समय में स्थित भी है। ओके, और सांची का स्तूप जो है, इस तरह के स्तूप जो है बौद्ध धर्म की ही देन है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के नाम से जाना जाता है? पहले लिखा हुआ बिंबिसार, बी में लिखा बिंदुसार, सी में लिखा अजातशत्रु और डी में लिखा चंद्रगुप्त मौर्य। तो बात की जाए किसकी कि कुणिक नाम से पूछा गया है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा था गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इसी तरीके से ये चारों जो राजा दिए हुए हैं, किसी एक का नाम जो है कुणिक है। तो वो कौन सा राजा है? वो है अजातशत्रु। कौन है स्टूडेंट? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है जैन परंपरा को मानने वाले थे, इसी कारण उनका नाम जो है कुणिक पड़ा। और मैंने पढ़ाया था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम था स्टूडेंट वर्धमान महावीर स्वामी। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहलाए? केवलीन कहलाए। और ये क्या है? कुणिक। अजातशत्रु कुणिक कहलाए, वो क्या कहलाए? ज्ञान की प्राप्ति के बाद केवलीन के नाम से विख्यात हुए। जबकि बौद्ध परंपरा में अजातशत्रु के नाम से विख्यात है।
बौद्धिज्म जो इनको अजातशत्रु बोलते हैं, और जैनिज्म इनको क्या बोलते हैं, कुणिक बोलते हैं। ओके, 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध का जो शासक जो था वो कौन था, अजातशत्रु। 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु था, जिसको कुणिक भी कहा गया। इनके पिता जो थे उनका नाम क्या था, बिंबिसार। बिंबिसार था। बिंबिसार के ही समान ये जो थे, ये अपने पिता के ही समान क्या थे, साम्राज्यवादी थे। कैसे थे स्टूडेंट, साम्राज्यवादी थे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। जीवक किस राजा का राजवैद था। जीवक जो था वो क्या थे, एक चिकित्सक थे, एक राजवैद थे, तो वो किस राजा के थे। पहले लिखा हुआ है पर्णोद, बी में लिखा उदयन, सी में लिखा अशोक और डी में लिखा है बिंबिसार। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो जीवक की बात की गई। जीवक जो क्या थे, एक डॉक्टर थे, जैसे कि वैद्य हुआ करते थे, तो वो क्या थे, एक राजवैद्य थे। तो किसके थे स्टूडेंट, तो वो थे बिंबिसार के, यानी कि अजातशत्रु के फादर के और उदयन के दादा के। जीवक क्या थे, एक डॉक्टर थे, राजवैद्य थे, ठीक है, जो इनका जो ही इलाज किया करते थे किसी भी तरह की परेशानी बीमारी होने पर। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन में जाएंगे और समझेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन को। देखिए गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध, देखिए एक बार, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध जो वैद्य जीवक जो थे बिंबिसार के, क्या हुआ ये, बिंबिसार के दरबार से ही संबंधित थे। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योन के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना गया है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। अब इसमें क्वेश्चन कह सकते हैं, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना गया है, तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है अजातशत्रु को, बिंबिसार को या फिर उदयन को। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है तो किसको माना गया है स्टूडेंट, तो वो माना गया है किसको, बिंबिसार को। किसको माना गया है, बिंबिसार को, ठीक है। आगे देखेंगे इसके बारे में, कालाशोक के बारे में। कालाशोक संबंधित था, क्या स्टूडेंट, कालाशोक संबंधित था। तो पहले लिखा हुआ नंद वंश से, बी में लिखा हुआ है शिशुनाग वंश से, और उसके बाद में सी में लिखा हुआ है पाल वंश से, और उसके बाद में लिखा हुआ है मौर्य वंश से। तो मैंने आपको पढ़ा था कालाशोक, अगर आपको ध्यान हो। द्वितीय बौद्ध संगीति आपको ध्यान हो, कौन सी स्टूडेंट, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के टाइम में हुई थी। मैंने आपको पढ़ाया था कि मैं आपको ब्लैक पेन से लिख के बता दे रही हूँ कालाशोक। आपको अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है और आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कालाशोक। कालाशोक मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने बताया था कि अध्यक्षा जो थी द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, सुबुकामी, सॉरी वासुमित्र नहीं, सुबुकामी ने, किसने स्टूडेंट, सुबुकामी ने जो है बौद्ध धर्म के जो सेकंड जो बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के टाइम पे, बौद्ध जो सुबुकामी थे स्टूडेंट, उन्होंने जो है इसकी क्या थी, अध्यक्षता की थी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 10 की एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया है। 10 की एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक्सप्लेनेशन को भी साथ साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, देखिए कालाशोक का जो टाइम जो है वो क्या है, 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश से संबंधित हैं। कौन, कालाशोक जो शिशुनाग से संबंधित है। देखिए इसका राइट आंसर मैंने बता ही दिया आपको, शिशुनाग वंश। ओके, 10 क्वेश्चन आंसर जो है क्या है, बी। इसने अपनी राजधानी वैशाली से जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी जो कैपिटल है वो वैशाली से जो है कहाँ पे स्थित की, कहाँ पर की थी, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। आपको ध्यान हो कि मैंने आपको पढ़ाया था जैनिज्म में, पढ़ाया था जैन धर्म, मैंने आपको पढ़ाया था वर्धमान महावीर स्वामी मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्धमान महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में।
कुंडग्राम में, आपको ध्यान रखना पड़ा था कुंडग्राम। कुंडग्राम जो स्टूडेंट कहाँ पे स्थित है, मैंने आपको पढ़ाया था वैशाली। वैशाली के कुंडग्राम में ही इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 427 ईसा पूर्व में जो है इनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। मलगंड राज्य में करीबी 72 ईयर जो है जीवित रहे थे, मैंने आपको ये भी बताया था। ठीक है, आगे देखेंगे। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था जो सुबुकामी थे उसके अध्यक्ष थे, और कालाशोक जो थे उस टाइम वहाँ के राजा थे। कहाँ के स्टूडेंट, वैशाली के। ठीक है, वैशाली मैंने आपको बता दिया। वैशाली में क्या हुआ था, कुंडग्राम में जो है वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ओके, आगे देखेंगे। देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति में विभेद उत्पन्न होने के कारण यह दो संप्रदाय में बढ़ गया। जो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी कालाशोक के टाइम में, जो बौद्ध धर्म जो था वो दो धर्मों में बढ़ गया था। पहले धर्म की यदि बात की जाए तो वो कौन सा था, स्थाविर, और दूसरा क्या था, महासांघिक। यदि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने आपको बौद्ध धर्म में पढ़ाया था, महासांघिक। महासांघिक, ओके। स्थाविर और महासांघिक जो है ये जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी तो बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदाय में क्या हो गया, विभक्त हो गया, स्थाविर और महासांघिक। ओके, आगे है कालाशोक का जो नाम है वो क्या है, पुराण। कालाशोक के भी कई सारे नाम हैं, देखिए कौन कौन से नाम हैं। पहला नाम है पुराण। कालाशोक का नाम जो है पुराण और दिव्य विद्यान में काकवर्ण है। इससे पहले हमने भी पढ़ा था कुणिक। जैनिज्म में अजातशत्रु को कुणिक कहा गया, और अजातशत्रु को बौद्धिज्म जो है इनको क्या अजातशत्रु ही बोलते जो इनका नाम है। ओके, तो ये जो निक नेम होते हैं स्टूडेंट, ये वेरी बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जामिनर जो है ये निक नेम जो है बच्चों से मोस्टली पूछ ही लिया करता है। ओके, क्योंकि निक नेम में तो ध्यान नहीं देते हैं, जो पॉपुलर नेम होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और निक नेम को हम इतना हाईलाइट नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ इन पे नामों को हाईलाइट करने की, जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो काकवर्ण किसका नाम था, कालाशोक का नाम था। और ये जो कालाशोक का नाम काकवर्ण जो वर्णित है तो किस किस में वर्णित है, पुराण और दिव्यावदान जो हैं उनके अंदर ये नाम जो है वर्णित है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। देखिए एक बार, उसके बाद हमारा मौर्य काल टॉपिक स्टार्ट होगा। देखिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 को समझेंगे, और देखिए क्या लिखा हुआ है कि श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं तो किसे कहते हैं, पहले लिखा हुआ समाज के एक वर्ग को, सैनिकों के पद के नाम को, या फिर एक आभूषण को, या फिर एक व्यापार संघ को। तो श्रेणी जो है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, और मैंने क्वेश्चन जब टीजीटी में दिया था तब भी क्वेश्चन ये आया था कि श्रेणी किसे कहते हैं, तो क्या है, ये व्यापार का एक संघ है। क्या है स्टूडेंट, बिजनेस का एक क्या है स्टूडेंट, एक क्या है, संघ है। ठीक है, आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन काल में व्यापारियों ने अपने संगठन बनाए जिसे श्रेणी कहा गया। श्रेणी एक ही कार्य करने वाले लोगों यानी कि व्यवसायियों का क्या एक समूह था। इसके प्रमुख को जो बिजनेस हुआ करता था उसका जो हेड हुआ करता था उसको करते थे श्रेष्ठिन, इसको बोला जाता था सेठी। आपने वर्तमान समय में आज भी देखा होगा अपने आसपास बहुत से लोग क्या बोलते हैं किसी लेडीज़ को, अरे सेठानी जी कहाँ जा रही है, अरे सेठ जी कहाँ रहा था। तो सेठ जो क्या था, वो जो फाइनेंशियल जो था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को सेठ कहा जाता है। ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल लेडी को कहा जाता था सेठानी। तो इसका जो प्रमुख हुआ करता था उसको कहा जाता था श्रेष्ठी या फिर सेठी कहा जाता था। तो श्रेणी जो था क्या था, व्यापार संघों का कहा जाता था। ओके, व्यापारियों की श्रेणी का जो प्रधान होता था उसको सार्थ वहाँ भी कहा जाता था। ठीक है, शिल्पियों में महीने में एक दिन विष्ट यानी कि बेगार कराया जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो और दिनों में नहीं हो पाते, तो उस तरह के काम जो हैं करवाए जाते थे शिल्पियों से। महीने में एक दिन ऐसा होता है। जैसे कि आज के टाइम देखा है तो संडे होता है, तो संडे में छुट्टी होती है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि बहुत सी फैक्ट्रीज वगैरह में जो और काम रहते हैं जो डेली जो 6 डे होते हैं उसमें नहीं हो पाते, तो वो एक डे को
उस दिन वो काम करवाते। बहुत सी जगह ऐसा होता है, आपने अपने आस पड़ोस में देखा हो, किसी सुना भी होगा ऐसा, तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है। चुंगी वसूलने वाला जो अधिकारी होता है उसको क्या कहा गया? शौलिकल कहा गया, या फिर इसको कहा गया शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष बहुत पूछा जाता है, शुल्काध्यक्ष या फिर शौकिल कहा गया, शौकिल या फिर शुल्काध्यक्ष कहा गया चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को। ओके, आगे देखेंगे लिखा हुआ सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर की बात किया, सिकंदर भारत कब आए थे? पहले लिखा हुआ है 400 ईसा पूर्व, 370 ईसा पूर्व, उसके बाद में 326 ईसा पूर्व, तो 200 ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व क्या है स्टूडेंट? इसका राइट आंसर है, देखेंगे बड़ा समझेंगे इसको। 326 ईसा पूर्व सिकंदर जो है, देखिए एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। देखिए एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सिकंदर के बारे में समझेंगे। सिकंदर जो था मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप का पुत्र था। सिकंदर जो था कौन था स्टूडेंट? सिकंदर मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप सेकंड का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिम उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों में जो है विभक्त था, जिनमें कुछ गणतंत्रात्मक थे, कुछ राज्यतंत्रात्मक थे। यहाँ पर कुछ लोग जो थे राजा वहाँ पर थे, और कुछ जो वहाँ की शासन सत्ता जो थी वो कानूनी तरीके से चल रही थी। उसने भारत पर 236 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किया, परंतु व्यास नदी के आगे नहीं बढ़ सका। सिकंदर जो था भारत में कुल 19 महीने रहा। इस समय मगध का जो शासक था कौन था? घनानंद। और मैंने आपको पढ़ाया था, घनानंद की स्टोरी पढ़ाई थी बड़ी लंबी। मैंने आपको पढ़ाया था विष्णुगुप्त के बारे में, जिसको चाणक्य या फिर चंद्रगुप्त भी कहा जाता है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी चाणक्य जिनको कहा जाता है विष्णुगुप्त, चाणक्य, विष्णुगुप्त, या फिर इनका दूसरा नाम था कौटिल्य। तो बात की जाए इनकी, चाणक्य, विष्णु, इनकी सबकी बात की जाए तो क्या हुआ था कि इनकी जो है ना बड़ी ही बुरी बेइज्जती की थी। किसने? घनानंद ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी इनकी अपने ही दरबार में। तो घनानंद को हराने के लिए कौटिल्य ने, जिस दिन इनकी बेइज्जती हुई थी उसी दिन चाणक्य ने ये प्रण ले लिया था कि मुझे जो है घनानंद जो है मगध का जो शासक था उसको हमें मगध से जो क्या करना है, हराना है। और इसके लिए उसने खुद को तो नहीं एज ए क्या बोलते किंग के तौर पर फील्ड में नहीं उतारा और उसको बीट नहीं किया, बल्कि चाणक्य ने क्या करा, उसी दिन जब उन्होंने प्रण लिया तब उन्होंने अपना सारा जीवन कहा सोचा कि जब तक मैं इस बंदे को नहीं हरा दूंगा मैं इसको चैन की सांस लूँगा। तभी से उन्होंने क्या करा, लोगों की खोज करना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कौन सा बंदा है जिसको मैं क्या बोलते हैं उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ में देखना है जिससे कि वो राजा बनने के योग्य है, उसके साथ साथ जो है मैदान में बीट कर सके किसको? घनानंद को, क्योंकि घनानंद उस समय का काफ़ी पावरफुल व्यक्ति था, काफ़ी पावरफुल क्या था, वहाँ का किंग था। तो इन्होंने क्या करा कि जो चाणक्य थे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना। काफ़ी लोगों का क्या बोलते हैं उनका परीक्षण लेने के बाद उनको जो है चंद्रगुप्त पसंद आए। चंद्रगुप्त को ही उन्होंने 7 से लगभग कहा जाता है करीब 7 से लेकर के करीब 9 वर्ष का उन्होंने 7 से लेकर करीब 9 वर्ष का परीक्षण किया। जब उन्होंने देखा कि जब ये प्रशिक्षित हो गया, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी उस दौरान, अर्थशास्त्र। उनकी एक पुस्तक थी, बड़ी ही इम्पोर्टेंट रोल लगती है हमारे भारतीय इतिहास के अंदर, अर्थशास्त्र जो है भारतीय क्या बोलते हैं राजनीति जो है बिल्कुल ही इससे ही जो है रिलेटेड है। काफ़ी कुछ इन सब चीज़ों से इतिहास से लिया गया वर्तमान अगर संविधान वगैरह में देखा जाए तो। अर्थशास्त्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने वो इम्प्लीमेंट की, किसके ऊपर? चंद्रगुप्त के ऊपर। जब देखा उन्होंने कि चंद्रगुप्त ने अपने प्रशिक्षण के दौरान पूरी तरीके से सफलता प्राप्त कर ली, तब उन्होंने मैदान में घनानंद के अपोजिट में जो चंद्रगुप्त को उतारा। और जो चंद्रगुप्त ने घनानंद को इतनी बुरी तरीके से बीट किया कि घनानंद की बहुत बुरी जो ही पराजय हुई, उनका साम्राज्य पूरी तरीके से विच्छिन्न हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त की विजय हुई। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त की विजय होने के साथ साथ चाणक्य की भी जो है विजय हुए चाणक्य। और उसी दिन जो है उन्होंने अपनी जो उनके अंदर जो आग थी, जो उन्होंने की अपमान की जो आग थी, उसका बदला उनको मिल गया जीत के रूप में। ओके, तो कहीं ना कहीं देखा जाए चंद्रगुप्त के पीछे जो राजा बनने का जो सबसे बड़ी स्टोरी थी वो चाणक्य की थी। यदि चाणक्य का अर्थशास्त्र ना होता तो चंद्रगुप्त भी
जो एक राजा नहीं बन पाते। किसी साधारण से व्यक्ति थे वो। तो घनानंद की स्टोरी है, किसी डिटेल में पढ़ेंगे। भारत में यूनानी मुद्राओं की नकल पर उलूक शैली के सिक्के डाले गए। सिकंदर ने कुछ नगरों की भी स्थापना की, ठीक है। उनमें से प्रमुख है निकाय, जो विजयनगर कहा जाता है वर्तमान समय में। और इसके बाद में वुकेफाल, अपने प्रिय घोड़े का नाम था उनके वुकेफाल। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनके घोड़े का नाम इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा। वुकेफाल जो है क्या है, इनके घोड़े का नाम है वुकेफाल। किसके घोड़े का नाम है? सिकंदर के घोड़े का नाम है। सिकंदर ने झेलम नदी के पूर्वी भाग से व्यास नदी तक के क्षेत्र का शासन जो है पोरस को सौंप दिया। सिकंदर ने सिंधु तथा झेलम के बीच भूभाग का शासन आम्भी के अधीन कर दिया। सिकंदर ने झेलम नदी के पूर्वी भाग से व्यास नदी तक के क्षेत्र का शासन जो है किसको सौंप दिया स्टूडेंट? पोरस को सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हम चलेंगे मौर्य काल पर समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह कौन सा था? बात की जाए महापद्मानंद की या घनानंद की, कालाशोक की, तो इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद जो था स्टूडेंट, नंद वंश का अंतिम शासक था। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मानंद को कहा गया है। एक तो आपको संस्थापक याद रखना है, इसके साथ साथ अंतिम शासक जो है बहुत पूछे जाते हैं। नंद वंश का संस्थापक जो है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। और अंतिम शासक था घनानंद। महापद्मानंद जो था एक शूद्र शासक था। इसने एक राठ और छत्र की उपाधि धारण की। मैंने आपको पढ़ाई थी 4 दिशाएं, मैंने आपको पढ़ाई थी। मैंने पढ़ाया था कि भारत के जो मध्य भाग में जो राज करने वाला उसे कहा जाएगा राजा, और जो दक्षिण में राज करने वाला उसका कहा जाएगा भोज। क्या कहा जाएगा? भोज। मैंने आपको पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, आप जाएंगे। यहाँ पे जो दक्षिण में करने वाला उसको कहा जाएगा स्वैराट। स्वैराट, ठीक है। और जो उत्तरी भाग में करने वाला होगा राज्य उसको कहा जाएगा विराट। उसके बाद में जो उत्तर में होगा उसको कहा जाएगा सम्राट। एक बार देख लीजिए दोबारा से। जो ये देखिए भारत का नक्शा है इस तरीके से, ये साउथ का एरिया और ये यहाँ पर, और ये सब एरिया, ये सब, ठीक है। तो मैं हल्का सा आपको समझाती हूँ। ये है हमारा उत्तर, ये जो यहाँ पर जिसको जो व्यक्ति, जो राजा जो है उत्तर दिशा में जो राज्य करेगा उसको बोला जाएगा सम्राट। जो दक्षिण में पूर्व में करेगा उसको बोला जाएगा सम्राट। जो पश्चिम में करेगा उसको बोला जाएगा स्वैराट। जो मध्य में करेगा उसको कहा जाएगा राजा। और जो दक्षिण में कहा जाएगा उसे कहा जाएगा भोज। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? भोज कहा जाएगा। और जो उत्तर में करा जाएगा उसे विराट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो एकराट की उपाधि प्राप्त हुई थी किसको, किसकी बात की गई है? महापद्मानंद को जो है एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। एक राट किसे बोलते हैं? जो पूरे ही साम्राज्य में जो है, यानी कि सम्राट, राजा, विराट, स्वैराट सभी में जो है शासन कर ले तो उसको कहा जाता था एक राट। क्या कहा जाता था स्टूडेंट? उसको कहा जाता था एक राट। एक राट, सॉरी ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। एक राट की उपाधि जो प्राप्त थी तो किसको थी? घना जो नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्मानंद उनको थी, ठीक है। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, देखिए जिसके गुरु चाणक्य रहे थे तो उसका जीवन सफल ही था बस। जिसके गुरु चाणक्य थे तो उनको कोई भी हरा नहीं पाया, उनकी किसी भी तरीके से हार नहीं हुई, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में क्या है? जीती हुई। तो देखिए महापद्मानंद के जो गुरु थे वो कौन थे? चाणक्य थे। उनकी सहायता से अंतिम नंद सम्राट घनानंद को जो है पराजय किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद सम्राट घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ओके स्टूडेंट, ये 13 क्वेश्चन की सीरीज जो थी बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये इस सीरीज़ को यहीं करते हैं हम यहीं पे ही करते हैं इसको आज फिनिश। और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और पढ़ाएंगे आपको मौर्य काल के बारे में। तो जब तक के सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज डूइंग वेल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।
Thank you for watching. Take care. Like and subscribe and feedback me.